हेलो फ्रेंड, अभिवादन स्वीकार। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष यहाँ कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी यहाँ भगवान नहीं होता। तो दोस्तों, आपका अभिवादन स्वीकार है और आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। और ये वीडियो अगर आप लोगों को सही अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों आइए, आज हम लोग जो है पार्ट 3 में बात करने वाले हैं महाजनपद काल की। इससे पहले मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा चुका आप लोगों को, या उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप लोगों को करा चुका हूं और साथ ही में बात करता हूं। उसके बाद मैंने आप लोगों को सीधे सीधे वैदिक काल करवाया था, उसमें उत्तर वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इसके साथ साथ पूर्व वैदिक काल दोनों करा चुका हूं। तो दोस्तों, आज हमारा जो टाइम ड्यूरेशन स्टार्ट होने वाला है या फिर इतिहास का जो कालक्रम प्रारंभ होने वाला है, महाजनपद काल। और महाजनपद काल की मैं बात करता हूं तो इसका जो टाइम पीरियड है 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 325 ईस्वी पूर्व तक का काल ये माना जाता है। और आगे आइए बात करते हैं। आप लोगों के समक्ष पहला प्रश्न लेकर के आए हैं। तो हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? ठीक है ना, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता। तो दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले बिंबिसार की बात करेंगे। तो बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था, ध्यान रखिएगा, संस्थापक था। और बिंबिसार को श्रेणिक भी कहा जाता, क्या कहा जाता? श्रेणिक कहा जाता था। दूसरा शासक है आप लोगों का उज्जैन। तो उज्जैन भी जो इसी वंश का शासक था, लेकिन अब जो कुणिक कहा जाता, किसे कहा जाता था? अजातशत्रु को। तो दोस्तों, इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अजातशत्रु हो जाएगा। उसके बाद आगे बात करेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 2 में पहुंचते हैं। किस शासक ने, ठीक है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की गई थी? पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? पटना है दोस्तों, ठीक है। क्या नाम है? पटना नाम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पाटलिपुत्र का उससे पहले भी नाम क्या था? कुसुमपुरा। ध्यान रखिए, क्या नाम था? कुसुमपुरा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुसुमपुरा नाम था, ठीक है। तो दोस्तों, आगे बात करने वाले हैं। तो कह रहा है कि किसके द्वारा? तो भैया यहाँ पे को अजातशत्रु, तो इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये संस्थापक था हर्यक वंश का। और आगे हम लोग बात करेंगे, उज्जैन की बात करते हैं, ठीक है। उज्जैन की बात करते हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उज्जैन, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और उज्जैन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या था? जैन मतान्वयी था, ध्यान रखिएगा, जैन धर्म को मानने वाला था, ठीक है ना। और आगे बात करते हैं अशोक। तो अशोक तो खैर मौर्य वंश का शासक था और घनानंद जो है नंद वंश का अंतिम शासक होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो शिशुनाग वंश का वह शासक, वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन, कौन सी? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। उसे काकवर्ण नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आपके समक्ष क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब और कहाँ किया गया था? तो दोस्तों, कमेंट सेशन पे लिखिएगा इसका आंसर, है ना। तो आगे बात करते हैं, शिशुनाग की बात करते हैं। तो जो शिशुनाग था, शिशुनाग वंश का संस्थापक था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और शिशुनाग था। और कालाशोक, रही बात कालाशोक की, अगर हम लोग बात करते हैं तो कालाशोक क्या था? कालाशोक के काल में क्या होता है? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है, ध्यान रखिए, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है, ठीक है। और कालाशोक की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कालाशोक की बात करते हैं तो कालाशोक को जो है दिव्यावदान नामक पुस्तक है, इसमें काकवर्ण के नाम से जाना गया है। और इसके काल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। और द्वितीय बौद्ध संगीति में जो यहाँ पे को आप लोगों ने देखा होगा, जो बौद्ध धर्म होता है वो स्थाविर और महासंगिक करके 2 भागों में बढ़ जाता है। इसकी महत्वपूर्ण बात ये है, ठीक है। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बेबीलोन, बेबीलोन आंसर, ठीक है। फारस तो ईरान का प्राचीन नाम था, ध्यान रखिएगा। और तक्षशिला आप लोग जानते हैं शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। और मैसिडोनिया जो मकदूनिया को कहा जाता था, ठीक है, मकदूनिया का शासक था सिकंदर पहले। तो दोस्तों, आइए फिर आगे बात करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बेबीलोन में हुई थी, ठीक है, और ये हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के सामने, किस नदी के सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? पड़ाव डाला हुआ था पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों, पड़ाव डाला पूछ रहा है। तो दोस्तों, 5वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा या सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। कौन सा? बी ऑप्शन, झेलम नदी। तो दोस्तों, अब आगे हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन आप लोग, रावी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था? इसको आप लोग पढ़ते ही फटक से कमेंट सेशन में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है।
सतलज नहीं तो खैर कैलाश मानसरोवर के पास से निकलती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, किस प्रकार का मृदभांड यानी कि पॉटरी भारत में दूसरा नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उत्तरी काले, यानी कि जो ब्लैक मतलब वो थे पेंटेड वेयर थे वो यहीं पे। ठीक है, तो ये माने जाएंगे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो दोस्तों इसमें गांव के मुखिया को ग्राम भोजक या भोजक के नाम से जाना गया है। उसके बाद आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो उज्जैन का जो प्राचीन नाम था दोस्तों वो आपका हो जाएगा अवंतिका। क्या नाम था? अवंतिका। आपका ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रही बात तक्षशिला की, तो तक्षशिला एक प्राचीन काल में शिक्षा केंद्र था, और ये अन्य ऑप्शन जो कुछ खास नहीं है आप लोगों के समक्ष। ठीक है, तो दोस्तों आइए आगे बात करते हैं, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो नंद वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? महापद्मनंद था। ध्यान रखें, कौन था? महापद्मनंद जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा। और घनानंद जो है नंद वंश का अंतिम शासक था, और घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित किया गया था, और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? आचार्य चाणक्य था। ठीक है, तो दोस्तों चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था और उसकी विषय वस्तु क्या थी? कमेंट सेशन में आप इसका आंसर लिखिएगा। आगे बात करते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 10, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैंद्रमीज कहा गया है? ठीक है, तो दोस्तों 10वें का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। किसे कहा गया है अग्रमीज? इसको जो है किसको? घनानंद को अग्रमीज के नाम से जाना गया है। ठीक है, अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंद, ये तो खैर अलग ऑप्शन हो गए, इनके बारे में ऊपर भी बता चुका हूं आप लोगों को। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ को बढ़ते हैं, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों प्राचीन भारत में सबसे जो पहला आक्रमण किया गया था ईरानियों, इन्हें जो है हखामनी शासकों के द्वारा किया गया था। हखामनी शासकों के द्वारा किया गया था, और हखामनी शासकों में अगर मैं बात करता हूं तो साइरस सेकंड, क्या नाम था उसका? साइरस सेकंड के द्वारा किया गया था। ये बात आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन अगर सफल आक्रमण की बात आती है तो ये किसके द्वारा किया गया था? जो सफल आक्रमण था वो जो है दारा द्वितीय के द्वारा, डेरियस के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है, तो अब बात आती है यूनानियों में, तो यूनानी में सिकंदर, यूनान से था, सिकंदर के द्वारा किया गया था, और फिर शकों के द्वारा किया गया था, फिर जो है पहलव आते हैं, फिर कुषाणों का नंबर चौथे में आता है। ठीक है, क्रम अगर आपसे पूछता है तो सबसे पहले ईरानी हो गए, यूनानी हो गए, शक हो गए, पहलव हो गए, और कुषाण हो गए। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद आइए आगे बात करते हैं, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके काल में होता है? तो दोस्तों दूसरा विदेशी आक्रमण, पहला जो है यूरोपीय आक्रमण यूनानी यानी कि किसके द्वारा? सिकंदर के द्वारा किया गया था। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आइए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत या छत्रप घोषित किया गया था? तो हखामनी वंश यानी कि ईरान से संबंधित था, और इसमें बात करते हैं तो इसका भारतीय भूभाग को जीतने के बाद फारस का मतलब आधुनिक ईरान से तात्पर्य है। ठीक है, और 20वां प्रांत को उस समय क्या कहता था? छत्रप कहा जाता था दोस्तों। तो इसमें कौन था? डेरियस या फिर दारा प्रथम, इसका आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो दोस्तों आइए आगे बात करते हैं साइरस, और इनके बारे में आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। पहला आक्रमण किया था, लेकिन ये यहाँ पर ज्यादा समय तक जो है शासन नहीं कर पाया। आगे बात करते हैं, हाइडोस्पीज या वितस्ता, आधुनिक नाम हो गया झेलम, का 326 ईस्वी पूर्व जो युद्ध लड़ा गया था वो किन किन शासकों के मध्य हुआ था? दोस्तों आपसे पूछ रहा है, तो 14वें का आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, जो 14वां क्वेश्चन है, तो जो ये युद्ध लड़ा गया था ये जो है यानी कि सिकंदर और पोरस पुरु के मध्य लड़ा गया था। कहाँ पे को लड़ा गया था? इसको जो है ये झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। इसको हाइडोस्पीस के युद्ध के नाम से जानते हैं, या फिर वितस्ता के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बात करते हैं। ठीक है ना, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था, कब किया था? तो 326 ईस्वी पूर्व में। यहाँ का शासक कौन था? पोरस था। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद हालांकि पोरस ने लगभग 3 महीने तक सिकंदर को वहां पर रोके रखा था। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे कोई सिकंदर की अगर मैं बात करता हूँ, यूनानी शासक है, तो सिकंदर की अगर मैं बात करता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि एक महान शासक है, तो सिकंदर जो है कहाँ का शासक था? मकदूनिया का शासक था। कहाँ का? मकदूनिया का शासक था। और सिकंदर किसका शिष्य था ये पूछ लेते, तो ये अरस्तु का, एरिस्टोटल का शिष्य था। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 16 है, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रणमुसल क्या होता है? एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिला कंटक यानी कि पत्थर फेंकने वाला युद्ध यंत्र, ठीक है, नामक जो गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था, किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु के द्वारा। किसके द्वारा? अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो और ये किसका वंशज था? ये जो है मौर्य वंशज था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज था। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है,
आगे बात, अशोक भी इसी वंश का शासक था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसे सेनिया, सेनिया का मतलब क्या होता है, नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है, यानी किस शासक ने अपनी पहली जो है स्थायी सेना रखी थी? तो दोस्तों इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, बिंबिसार के द्वारा यहाँ पे को स्थायी सेना रखी गई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब भारत में सिक्कों या मुद्राओं का प्रचलन कब हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पे को सबसे पहले 600 ईस्वी पूर्व में यहाँ पे सिक्कों का चलन हुआ था, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बात आती है 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन, उग्रसेन का तात्पर्य क्या होता है? भयानक सेना का स्वामी, यानी कि इसकी बहुत खतरनाक सेना थी, उग्रसेन कहा जाता था, यानी कि अब जो है उग्रसेन किसे कहा जाता था? तो दोस्तों यहाँ पे को हम बात करते हैं ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में आप लोगों को क्या दिया गया है? आपको महापद्मनंद, जो कि नंद वंश का संस्थापक था। घनानंद की बात करते हैं, ये जो है नंद वंश का अंतिम शासक था। शिशुनाग की बात आती है तो ये जो है शिशुनाग वंश का संस्थापक था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य की चिकित्सा के लिए भेजा, किस राजा की चिकित्सा के लिए भेजा हुआ था? तो दोस्तों आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो 20वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन सी, अवंती के शासक के लिए भेजा था। ठीक है, षोडश महाजनपद काल की बात है, कौशल, अंग, अवंती, वैशाली वगैरह वगैरह। ठीक है, तो दोस्तों आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। तो किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था? तो दोस्तों 21वें का जो महत्व, इसका आंसर हो जाएगा शिशुनाग के द्वारा किसको जीता था? अवंती को जीत करके अपने राज्य, यानी कि इसके राज्य का नाम क्या था? मगध था, मगध का हिस्सा बना लिया था। ठीक है, तो आगे बात करेंगे 22वें क्वेश्चन की। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? अंग एक साम्राज्य था, उसका विलय किसने किया था दोस्तों? तो 22वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा। किसके द्वारा किया गया था? बिंबिसार के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आपके इसमें अगला क्वेश्चन नंबर 23, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? पूछ रहा है दोस्तों, क्या पूछ रहा है? नहीं किया, मगध में नहीं किया पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो 23वें का सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि काशी का विलय नहीं किया था, अवंती का किया था, वत्स का किया था। तो ये भी दोनों, ये भी सही हो जाएगा, तो काशी का नहीं किया था दोस्तों। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसके द्वारा किया गया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 24, तो इसका ऑप्शन सी जो है उज्जैन के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं 25 में, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? गणतंत्र, तो दोस्तों गणतंत्र का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो यहाँ पे जो राजा होता है वह जो है यहाँ पे पितृसत्तात्मक शासन की व्यवस्था नहीं होती, यानी कि जैसे आप राजा हैं तो आपके मतलब आपका बेटा भी राजा होगा, उसका बेटा भी राजा होगा, ऐसा नहीं। यहाँ पे जो गणतंत्रात्मक राज्य में क्या होता है, जो शासक होता है वह जो एक निश्चित समयावधि के लिए जनता के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मगध में क्या था? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, जबकि इसमें कपिलवस्तु हो गया, आधुनिक नेपाल में है, कुशीनगर हो गया, और कुशीनगर के मल्ल हो गया, और वैशाली की लिच्छवी हो गई, यहाँ पे क्या था? गणतंत्र था। तो दोस्तों आगे बात करेंगे, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो दोस्तों यहाँ पे को वैसे जो है जब इसने आक्रमण किया था तो यहाँ पे को किसका शासन था दोस्तों? यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो नंद वंश का, किसका शासन? नंद वंश का शासन था। बाद में नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी दोस्तों। ठीक है, शुंग और कर्ण तो खैर बहुत बाद में आते हैं। शुंग वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। इसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे, ये बात याद रखिएगा। तो दोस्तों आगे बात करते हैं 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में या प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था दोस्तों? क्या पूछ रहा है? सर्वाधिक शक्तिशाली नगर की बात कर रहा है। तो दोस्तों 27 का सही आंसर है मगध, जो एक शक्तिशाली नगर था क्योंकि उसके पास संसाधन थे। ठीक है, और गंगा के मैदान के आसपास का क्षेत्र था, वन थे, और वहां पे को, ठीक है ना, वन थे, संसाधनों की कमी नहीं थी, इसी कारण से शक्तिशाली नगर था। तो दोस्तों आगे बात करते हैं, पूछा निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो सिकंदर के साथ निरियाकस भारत आया था, आनेसिक्रिस्टस भारत आया था, और एरिस्टोबुलस जो है भारत आया था दोस्तों। तो सिकंदर के साथ आने वाला जो इतिहासकार था हेरोडोटस ने, हालांकि हेरोडोटस को इतिहास का पितामह माना जाता है, लेकिन ये सिकंदर के साथ भारत नहीं आया, कभी भी भारत नहीं आया, हेरोडोटस कभी भी भारत नहीं आया, ध्यान रखिएगा। 29, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता था। ठीक है, तो श्रेणियों के संचालन को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसमें ये ऑप्शन श्रेष्ठीन कहा जाता था। ठीक है, आगे बात करें, गृहपति का अर्थ क्या है दोस्तों? तो गृहपति का जो अर्थ होता है ये आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, धनी किसान को क्या कहा जाता था? गृहपति कहा जाता था। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट में अगर कोई क्वेश्चन में अगर क्वेरीज हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और दोस्तों
अगर किसी भी सब्जेक्ट में आप लोगों को वीडियो बनानी हो, अगर आप लोगों की कोई डिमांड हो, जिस सब्जेक्ट पर आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं या क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में उसको लेकर के आऊं, तो वो आप लोग जो है उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपको इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप लोगों से अपेक्षा है कि आप लोग सभी लोग मेहनत कर रहे होंगे, तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कम दिन बचे हुए हैं। तो दोस्तों, अब आपके हाथ में है, आप अपना भविष्य बदल सकते हैं, अपने परिवार का भविष्य बदल सकते हैं, सब आपके हाथ में है। और आपके अलावा इस ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली प्राणी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।